हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में। एक बार पुनः आइए आज हम लोग एक और क्लास 12 के एक और चैप्टर को देखने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। इनके राइटर हैं अशोकामित्रन। पोएट्स एंड पैनकेक्स को लिखने वाले हैं अशोकामित्रन। ये पूरी तरह से एक तमिल फिल्म स्टूडियो पर बेस्ड है और ये एक रियल स्टोरी है। आइए हम लोग सबसे पहले अशोकामित्रन के बारे में थोड़ा सा बैक जान लेते हैं कि अशोकामित्रन कौन थे और उसका प्रोफेशन बेसिकली रहा क्या है। एक्चुअली देखा जाए तो अशोकामित्रन का ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद से रिलेटेड एक आत्मकथा। तो वहीं से आत्मकथा एक बुक उन्होंने लिखा और उन्हीं में से ये कुछ पार्ट को इसमें से लेने की कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग अशोकामित्रन के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि हु वाज अशोकामित्रन, कौन था। कि अशोकामित्रन वाज ए फेमस तमिल एंड विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। वो एक फेमस तमिल राइटर थे। वो पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, साथ ही साथ नॉवेल भी लिखते थे। तमिल और इंग्लिश दोनों ही भाषा में वो लिखने का काम करते थे। साहित्य अकादमी अवार्ड भी वो जीत चुके थे। ही हैड रिटन इन बोथ लैंग्वेज। वो दोनों लैंग्वेज में लिखने का काम करते थे, तमिल एंड इंग्लिश। ही रॉट नॉवेल एज वेल एज शॉर्ट स्टोरीज। वो नॉवेल के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज इवन तमिल पोएम्स भी लिखा करते थे। ही स्पेंड हिज अर्ली डेज। शुरुआती दिनों में जब उसकी कैरियर की शुरुआत हो रही थी, उस दिनों की यदि हम लोग बात करें तो कैरियर की शुरुआत उसका खास करके तमिल में बहुत ही फेमस स्टूडियो हुआ करते थे, मिथुन स्टूडियो। उस स्टूडियो में एज ए वर्कर वो काम क्या करते थे शुरू में। और उसका वर्क क्या होता था ये देखिए, ही वर्क्स टू कट न्यूज़पेपर। मिथुन स्टूडियो में वर्क करते थे शुरुआती दिनों में। वहाँ पर वो न्यूज़पेपर का कलेक्टिंग, मतलब न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती थी उसको कट करके कलेक्ट करके एक फाइल में रखने का काम उनका होता था। एंड पेस्टिंग इन फाइल, फाइल में एकदम सेव करके रखने का काम। ही रॉट हिज बायोग्राफी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखा, ठीक है। माई ईयर्स विद बॉस, उसका जो बायोग्राफी है वो नाम दिया कि एक्चुअली वहाँ जो मिथुन स्टूडियो का जो बॉस था उसके साथ इसका काफ़ी अच्छा संबंध था। तो वही एक्सपीरियंस के तहत इन चीज़ों को उन्होंने रखने का काम किया है कि माई ईयर्स विथ बॉस, बॉस के साथ जो सालों बीता है, ये किताब का शक्ल दिया। और उन्हीं में से एक पार्ट को उठा करके पोएट्स एंड पैनकेक्स के बारे में, एक्चुअली स्टूडियो में जो जो बीता है उसी को देखिए एक टाइटल भी दिया है। पोएट्स मतलब कवि एंड पैनकेक्स, पैनकेक्स मतलब यहाँ एक ब्रांड आएगा, खासकर जो मेकअप का ब्रांड आता है, मेकअप का जो सामान आता है उन्हीं का नाम है पैनकेक्स। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल करेंगे अभी। तो सबसे पहले इस स्टोरी को समझने के लिए इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। आइए हम लोग उस कैरेक्टर्स की जानने की कोशिश करते हैं। एक एक करके 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, फिर समरी को डिटेल करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जल्दी में एक ओवरव्यू लेते हैं इनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम राइटर को ही लेते हैं। राइटर हिमसेल्फ अशोकामित्रन, वो कौन थे कि वर्कर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। बाद में देखिए अर्ली डेज जब इसका शुरुआत हुआ था तो वो मिथुन स्टूडियो से किया एज ए वर्कर, लेकिन इन्होंने फिर बाद में जाकर के जेमिनी स्टूडियो का संचालन करना शुरू करता है। कि वर्कर ऑफ जेमिनी स्टूडियो एक तरह से आप कह सकते हैं मिथुन स्टूडियो का ही एक पार्ट था, ठीक है। जेमिनी स्टूडियो कटिंग न्यूज़पेपर, इसका तो शुरू से भी काम डिफाइन हो चुका था कि न्यूज़पेपर को कटिंग करना, पेस्टिंग करना, इन फाइल में रखना, यही इनका काम होता था। अदर वर्कर्स, देखिए वहाँ तो बहुत सारे वर्कर्स थे स्टूडियो में, एक वर्कर ये भी थे, लेकिन दूसरे वर्कर इसको हमेशा नीचा दिखाने के काम करता था काम के दृष्टिकोण से। और लोग ये बताना चाहता था कि इसका कोई काम नहीं है, एक तरह से ये थोड़ा थोड़ा काम है, एक तरह से ये बेरोजगार आदमी है। वर्कर सोज सुपीरियर देन हिम, मीन्स दूसरे वर्कर अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करता था। इसके अलावे चूंकि इसका काम कटिंग करना, फाइल में रखना, कटिंग करना, फाइल में रखना, इसको वो लोग काम नहीं समझते थे दूसरे वर्कर, और इनसे अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते थे। तो ये अशोकामित्रन का एक शॉर्ट, जब हम लोग स्टोरी को डिटेल करेंगे तो और भी इसमें चर्चा आएगा। दूसरा है पियून। एक पियून का हम लोग चर्चा करेंगे, एक ऑफिस बॉय की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक ऑफिस बॉय है। अब ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, ऑफिस संभालना, सीधी सी बात है। अब ऑफिस में बहुत तरह के काम आएंगे, क्या क्या। ही वॉज नॉट अ बॉय। अब देखिए बॉय की बात आ रहा है, मतलब वो एक बॉय नहीं था। ही वॉज अबाउट 40, वो लगभग 40 साल के व्यक्ति थे। While a man about 40 years, he was the incharge of makeup to crowd। देखिए उसको एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया था। कौन सा डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट। मीन्स देखिए जब कोई पिक्चर बनता है, ड्रामा होता है, स्टूडियो है, तो वहाँ पर क्या होगा, शूटिंग का काम चलता है। अब शूटिंग मीन्स बहुत सारा क्राउड का भी शूटिंग होता है, तो क्राउड्स को पैनकेक्स लगाने का काम मीन्स मेकअप तो करना पड़ेगा।
कैमरा पे जब आएगा, शूटिंग होगा तो मेकअप करने का काम, क्राउड को मेकअप करने का काम किसका होता था? ऑफिस बॉय का होता था, पियून का होता था। तो ही विशेष, लेकिन ये वो तो काम करता ही करता था, लेकिन ही विशेष उसकी एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? टू बी अ स्टार एक्टर, उसको भी स्टार एक्टर बनने की एक इच्छा होती है। एंड राइटर, एक राइटर भी, सुपीरियर राइटर बनने की। एंड लेकिन ये दोनों ही इच्छा उसके पूरी नहीं हो पाती है। इच्छा तो है मन में, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। बट फेल एंड ब्लेम, वो असफल रहता है वो सब इच्छा पूरी करने में। और इसका जो असफल हुआ, इसका ब्लेम, आरोप किस पर लगाता है? उन्हीं के स्टूडियो में एक नंबर 2 का आर्टिस्ट है, उसका नाम है कोथमंगलम सुब्बू। उस सुब्बू पर आरोप मर देता है कि सुब्बू के कारण ही हम सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो पियन का यहाँ तक का देखें चर्चा है ऑफिस बॉय का। आइए तीसरा नंबर कैरेक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का, वो है कोथमंगलम सुब्बू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर और बहुत ही ऑनेस्ट प्लस एक सक्सेसफुल राइटर इस स्टोरी का है। यदि हम अभी लास्ट में बात करेंगे तो चीफ कैरेक्टर के रूप में इसका नाम आएगा। अब देखिए डिटेल कि सुब्बू वाज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू का जो अहदा था उस स्टूडियो में नंबर 2 का था। किस स्टूडियो में? जेमिनी स्टूडियो में। इन जेमिनी स्टूडियो ही वाज क्लोज टू द हेड ऑफ एस.एस. वासन। वहाँ का जो हेड था एस.एस. वासन, इसकी ये बहुत क्लोज होते थे। मीन्स इसका काफ़ी अच्छा घुलना मिलना, उनके साथ हर बात में टचअप रहना, एक तरह से मिलकर अच्छा से काम होता था दोनों का। अब जेमिनी स्टूडियो, ही वॉज क्रिएटिव एंड डूइंग हिज रोल। ये बहुत ही क्रिएटिव था, अपना रोल को बखूबी निभाता था। हिज रोल बेटर फॉर सेकंड हीरो, मतलब सेकंड हीरो के रूप में, स्टार के रूप में नहीं, मीन्स साइड हीरो होता है ना सेकंड हीरो, तो सेकंड हीरो के रूप में ये अपने रोल को बखूबी निभाने का काम करता था कोथमंगलम सुब्बू। और एक तरह से देखा जाए तो हीरो से भी बढ़िया एक्टिंग का काम करने का काम कोथमंगलम सुब्बू करने का काम करता था। ही वॉज ए गुड पोएट, साथ ही साथ वो एक अच्छा पोएट भी था। एंड राइटर इन तमिल, तमिल में एक अच्छा राइटर। कहने का मतलब ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन था, मल्टी टैलेंटेड एक्टर था। और ये एक खास करके एक तरह से देखा जाए ना तो इस ड्रामा को भी लीड करने का काम करता था कौन? कोथमंगलम सुब्बू। तो इसलिए ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में। ओके, चलते हैं हम लोग चौथा नंबर कैरेक्टर, लॉ एडवाइजर, कानूनी सलाहकार। देखिए जब कोई पिक्चर बनता है तो वहाँ एक लॉ एडवाइजर भी रहता है, कानूनी सलाहकार। कौन होता है? वो खास करके लॉयर होता है, वकील, एडवोकेट। ठीक है, कि ही वाज ओनली देयर, अब वहाँ पर था तो टू वर्क, लेकिन एकमात्र उस ग्रुप में वकील था, उसका ड्रेस अलग था। वहाँ जितने भी लोग थे और भी कम्युनिज्म लोग थे ग्रुप में, कम्युनिज्म जो मानने वाले लोग थे, पार्टी के लोग थे, उन लोग केवल खादी पहनने का काम करता था, चाहे खादी पैंट हो, खादी शर्ट हो, कुर्ता हो, पायजामा हो। लेकिन एक लॉयर था, लॉ एडवाइजर था, ये अपने आप को दिखाने के लिए बोलिए या फिर जो भी बोलिए, ये अलग तरह का ड्रेस पहनता था। और वो कैसा ड्रेस होता था? पैंट, टाई और एक कोट। चूंकि ये लॉ एडवाइजर था इसलिए भी हो सकता है अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा पहनते थे। अब देखिए क्या होता है, गलती से इन्होंने, लॉ एडवाइजर ने, एक उभरती हुई अदाकारा, एक्ट्रेस का कैरियर को भी किस तरह ख़त्म करता है? ये ख़त्म करने का काम करता है कि एक्ट्रेस सिंगिंग कर रही थी, उसका सिंगिंग को ये रिकॉर्ड करने का काम किया। अब जब डायरेक्टर के पास जाकर के प्ले करता है तो उसका सिंगिंग को उल्टा प्ले कर देता है। अब समझिए कि रिकॉर्ड सही हुआ था लेकिन उल्टा प्ले करने की वजह से उसका सिंगिंग बिल्कुल भी गड़बड़ आया, और जो एक उभरती हुई अदाकारा जो आगे बढ़ सकती थी उसका करियर शुरू होने से पहले क्या कर देता है, इन्होंने ख़त्म कर देता है। तो इसका मिस बिहेवियर बोलिए, बैड बिहेवियर बोलिए, मिस्टेक्स बोलिए, इसके कारण एक उभरती हुई एक्ट्रेस का करियर समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये चौथा कैरेक्टर की चर्चा आएगी हमारे स्टोरी में। और पांचवा है स्टीफन स्पेंडर, जो एक ब्रिटिश पोएट है, ब्रिटिश पोएट एंड एडिटर ऑफ इनकाउंटर। इनकाउंटर नाम का एक मैगजीन निकलता है, उन्हीं के ये एडिटर हैं। और ये एक बार ब्रिटेन से विजिट करने के लिए जेमिनी स्टूडियो आए हैं। यहाँ पर एक स्पीच का प्रोग्राम एस.एस. वासन के द्वारा रखा गया है। वो आते हैं यहाँ पर स्पीच देते हैं, और इसका स्पीच का जो पार्ट है टोटली बेस्ड है किस पर? कम्युनिज्म पर, साम्यवाद पर बेस्ड था। हालांकि ये जो स्पीच देते हैं उसका स्पीच से किसी तरह का ये पता नहीं चलता है कि इसका स्टूडियो आने का उद्देश्य क्या था। मीन्स किसी को नहीं, ये एक रहस्य बन जाता है, ये एक सेक्रेसी हमेशा के लिए बना रहता है। मीन्स सब कोई उधेड़-बुन में है, आखिर क्यों आए थे स्पीच का कहीं कोई उस तरह का उद्देश्य दिखा नहीं। तो जेमिनी स्टूडियो स्पीच बेस्ड ऑन कम्युनिज्म एंड स्ट्रगल, ये केवल
अपने स्ट्रगल और कम्युनिज्म पर अपनी स्पीच को बेस्ड रखा है। जर्नी ऑफ एम इज़ नॉट क्लियर, इसका जो यहाँ का जर्नी था, इस जर्नी का एम इस खास करके स्टोरी में एकदम लास्ट में क्लियर होता है, शुरू में तो क्लियर होता नहीं है। तो आइए अब इस स्टोरी को हम लोग डिटेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉइंट थ्रू से इस स्टोरी को हम लोग डिटेल करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कैरेक्टर वाइज 5 कैरेक्टर को हम लोगों ने डिटेल समझने की कोशिश किया। शुरू करते हैं ये स्टोरी खास करके अभी का रिसेंट में भी आप समझ सकते हैं कि स्टूडियो को कितना बड़ा रोल होता है फिल्म मेकिंग में। तो इसी स्टूडियो पर पूरी तरह से बेस्ड है। तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस स्टूडियो मिथुन स्टूडियो, आप जेमिनी स्टूडियो के नाम से अभी जाना जा रहा है। तो आइए हम लोग उसको डिटेल करते हैं कि राइटर क्या कहना चाहता है। राइटर इसलिए कह पा रहा है कि राइटर वहाँ पर खुद वर्क किया हुआ है, उसका एक बायोग्राफी में से उठाया गया एक पार्ट है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पॉइंट वाइज कि अशोका मित्रन वर्क्स फॉर जेमिनी स्टूडियो। वो किस स्टूडियो के लिए काम क्या करते थे? जेमिनी स्टूडियो के लिए काम क्या करते थे। कब से कब तक? 1952 से लेकर के 1966 तक, मीन्स 14 सालों तक उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में काम किया है। अब देखिए काम क्या करते थे वो, उसका बहुत ही सिंपल काम एक तरह से आप कह सकते हैं। मीन्स जितना ऑफिस में और भी लोग थे, स्टूडियो में और भी जो वर्कर्स थे, उन सबों से हल्का काम आप बोल सकते हैं कि लेखक का था। क्या था? पेपर कटिंग, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को पेपर कटिंग्स करके उनको फाइल में रखना, यही उनका काम जनरली तौर पे था। कि दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम माई ईयर्स विथ बॉस। राइटर कहता है कि यह स्टोरी, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखा, माई ईयर्स विथ बॉस, मतलब उन दिनों की बात है जब 1952 से लेकर के 1966 14 सालों तक ये अपने बॉस के साथ स्टूडियो में काम करते थे। उसी दरमियान के एक्सपीरियंस को, अनुभव को इस किताब में रखा है, माई ईयर्स विथ बॉस। और उन्हीं में से एक छोटा सा पार्ट को उठा करके पॉइंट्स एंड पैनकेक्स का शक्ल दिया गया है, टाइटल बनाया गया है और वहीं से ये लिखा गया, अनुभव को लिखा गया है। बॉस एस.एस. वासन, बॉस कौन था? एस.एस. वासन, जो वहाँ के हेड था। ही टेल्स अबाउट मेकअप मटेरियल। एस.एस. वासन वहाँ के मेकअप मटेरियल के बारे में, मीन्स आज के ज़माने आप समझ सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स, लोग सुंदरता दिखने के लिए कितना आतुर रहते हैं, और बिना कॉस्मेटिक्स का फिर आप समझ जाइए कि स्टूडियो की क्या वैल्यू है। स्टूडियो होता ही है उसी के लिए, मीन्स खराब शक्ल को अच्छा बनाना, अच्छे शक्ल को खराब बनाना। चाहे आप उसके मुंह को आप किसी भी तरह का लगाने की ज़रूरत पड़े, जिस तरह का हो, मतलब एक अच्छा आदमी को खराब भी बनाया जा सकता है। स्टूडियो का यही क्रिएशन है। आज के ज़माने में यदि बात करें तो ब्यूटी पार्लर आप समझ सकते हैं। कि अबाउट मेकअप मटेरियल्स, पैनकेक्स। पैनकेक्स यहाँ क्या है? एक ब्रांड नेम है, ब्रांड है कॉस्मेटिक्स आइटम का। हर एक तरह का कॉस्मेटिक आइटम्स जो भी वहाँ सजावटी के लिए खासकर ज़रूरत पड़ता है, वो सारे आइटम्स में से ये पैनकेक्स के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं तो जेमिनी स्टूडियो वाज अबव अवर स्टेयर्स। अब जेमिनी स्टूडियो था कहाँ? एक सीढ़ी के ऊपर, आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कह सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर में अप स्टेयर्स लाइक स्टेबल। और जहाँ पर स्टूडियो बना हुआ था वो जो एक खास करके रॉबर्ट क्लाइव, हिस्ट्री में हमारे लोग का बहुत ही फेमस नाम है रॉबर्ट क्लाइव, उसका स्टेबल के जैसा लगता था। स्टेबल मीन्स घोड़ा वगैरह जो रखा जाता था, वो आश्रय स्थली, वो स्टूडियो उस शक्ल का होता था। उसको और तो और ये बोल सकते हैं वो जस्ट लाइक अ सैलून, एक सैलून की तरह भी लगता था। क्यों सैलून की तरह क्यों लगता था? क्योंकि देखिए स्टूडियो में क्या होता है, चारों तरफ आपका मिरर लगा होता है, आईना। अब देखिए हर तरह से आप अपने बॉडी को, अपने एंगल को देख सकते हैं। तो इस तरह से वो सैलून के रूप में लगता था, और है भी एक तरह से वो सैलून ही है। तो देखिए कि आ डजन मिरर, क्यों? क्योंकि वो दर्जनों संख्या में मिरर चारों तरफ लगा हुआ था। अब देखिए स्टूडियो वाज हेडेड, उस स्टूडियो को चलाने वाले कुछ की जिम्मेवारी थे, कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स थे। किस किस तरह के लोग चलाते थे? एक बंगाली पर्सन्स, वहाँ का जो HOD हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो चलाया। फिर महाराष्ट्रियन आया, उसके बाद और भी लोग हैं, वहाँ के लोकल पर्सन्स को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इस तरह से देखा जाए कि ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पर पहुँचे और एक नेशनल इंटीग्रेशन शो हो रहा है उस स्टूडियो में। मीन्स राष्ट्र एकता वहाँ पर झलकती है कि हर कास्ट एंड क्रीड के लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं स्टूडियो को। खासकर फिल्म मेकिंग में का रोल भी उतना नहीं होता है, वह हर तरह के लोग वहाँ पर आएंगे, हर तरह के लोग अपना रोल निभाएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन एट स्टूडियो, स्टूडियो पर देखने के लिए, राष्ट्र एकता वाली बात वहाँ देखने के लिए, फीलिंग्स देखने के लिए आ रही है। मेकअप मैन ट्रांसफॉर्म्स, अब वहाँ का जो मेकअप मैन है वो ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है, मीन्स बदलने का काम कर रहा है। किस तरह का? मीन्स एक अच्छे दिखने वाले लोगों को एक बुरे दिखने वाले शक्ल में भी ढाला जा सकता है। मीन्स एक हीरो को जीरो भी बनाया जा सकता है, एक जीरो वाला पर्सन को हीरो भी शक्ल के माध्यम से बनाया जा सकता है। लुक्स
गुड टू बैड मीन्स अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बनाने के लिए हम लोग का खासकर स्टूडियो है जहाँ पर मेकअप मैन्स लोग बैठे हुए हैं। ट्रक्स लोड्स ऑफ पैनकेक्स, जो बड़ा स्टूडियो होता है जहाँ फिल्म मेकिंग होता है, वो ट्रक के ट्रक कॉस्मेटिक आइटम्स आते हैं लोगों को खास करके मेकअप करने के लिए। मेकअप सामानों का खासकर बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है और आज के ज़माने में तो ब्यूटी का कहना ही क्या है, लोग इसके पीछे पागल रहते हैं। ब्यूटी बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रहा है। पैनकेक्स फॉर आर्टिस्ट, उन आर्टिस्ट के लिए, उन कलाकारों के लिए। अब देखिए उस समय की बात है जिस समय ये स्टूडियो चलता था 1952 से लेकर के 64 तक ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर शूटिंग हुआ करते थे। इंडोर मीन्स इनसाइड, बहुत बड़ा एरिया में जहाँ सेट नियुक्त किया जाता था वो इनसाइड में ही होता था। तो वहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें होती थी, क्या एक हायरार्की बना रहता था, मेंटलिटी, मतलब पहले से ही जो हीरो होता है उसको जो चिप होते हैं खासकर मेकअप मैन वही करेंगे, जो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या जूनियर लोग हीरो को कभी भी मेकअप नहीं करेंगे। वही चीज़ को हायरार्की बोला गया कि चीप मेकअप मैन वो हीरो को करता था और उससे जो नीचे सेकंड वाले होते थे वो सेकंड हीरो को करता था, और जो सबसे जूनियर होता था वो जो कॉमेडियंस होते हैं, एक ड्रामा में पिक्चर में कॉमेडियंस होते हैं, तो उन लोगों को मेकअप करने का काम करते थे। तो ये एक परंपरा, एक हायरार्की बना हुआ है और इसी तरह से वो चल रहा था। अब देखिए कि ऑफिस बॉय डूइंग वर्क्स, जो भी ऑफिस में है, ऑफिस में काम करने वाले तो बहुत सारे लड़के हैं, यहाँ पर भी एक लड़के को जिम्मेवारी दी गई है। अब देखिए लड़का बोला गया है लेकिन ही वॉज नॉट ओनली अ मैन, वो एक आदमी नहीं था, बिकॉज ही वॉज जस्ट अबाउट 40, वो लगभग 40 साल के थे। अब 40 साल को आप आदमी ही बोलेंगे, लड़का बोलेंगे तो आदमी कब बोलेंगे, तो वो एक आदमी था। क्राउड प्लेइंग, उसका रोल क्या था, क्राउड को प्लेइंग करना, मीन्स शूटिंग में तो बहुत सारे आदमी की जरूरत पड़ती है ना, तो बहुत सारे आदमी को मेकअप करना, उस प्लेइंग को, उसको खास करके मेकअप की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है। और इसीलिए वो जस्ट एक बर्तन में घोलता था और सबको पोतने वाला काम करता था। हम लोग जस्ट बोले तो मेकअप क्या है, एक तरह से पुताई है। देयर मेकअप विथ बिग पोट, बड़े से बर्तन में लेते थे और पैनकेक्स मेकअप सामानों को, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, जितने भी क्राउड प्लेयर्स हैं, भीड़ वाले को रंगने पोतने वाला काम होता था वो अकेला ऑफिस बॉय करने का काम करते थे। अब देखिए ऑफिस बॉय जब इस स्टूडियो में आया था उसका इंटेंशन बहुत बड़ा था, वो कभी नहीं सोचा था कि हम केवल यही काम करते हुए रह जाएंगे। उसका इंटेंशन था टू बी एन हीरो, हमको यहाँ पर आ करके एक स्टार हीरो बनना है, सुपरस्टार बनना है। वो हर फील्ड में, चाहे वो सॉन्ग राइटर की बात करें, डायरेक्टर की बात करें या फिर एक स्टार बनने की बात करें, वो हर तरह से अपने आप को सुपर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है, चाहे जिस भी वजह से वो असफल रहा हो। और इसका दोष उसी स्टूडियो में एक नंबर 2 का एक्टर है, एक्टर ही कह सकते हैं, एक सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट है जिसका नाम है कोथमंगलम सुब्बू। वो आएगा, उस पर ये सारा आरोप बढ़ता है कि मेरा ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ है। अब देखिए द एज ऑफ ऑफिस बॉय, इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी देखते हैं। वाइज 40 के लगभग था। ही एंटर्ड स्टूडियो टू बी अ हीरो, वो हीरो बनने के लिए स्टूडियो में प्रवेश किया था लेकिन बन न सका। डायरेक्टर बनना चाहता था, राइटर बनना चाहता था, सॉन्ग राइटर बनना चाहता था, स्मॉल पोएट, बट ही कलेक्ट्स न्यूज़पेपर, लेकिन वो कुछ ये सब ना कर सका। न्यूज़पेपर कलेक्ट करने का काम करने लगा, ये पेंटिंग वगैरह का काम करने लगा। पेंटिंग मीन्स किस तरह का, जो आर्टिस्ट लोग हैं उन लोगों को करने का काम। एंड डोंट वेस्ट योर टैलेंट, देखिए ऑफिस के और भी जो लोग थे उन लोग इनको कमेंट कसते हैं कि आप अपना टैलेंट को यूं ही बर्बाद ना करो, लेकिन क्या इसको एक तरह से कमेंट करता था, चिढ़ाने का काम करता था। अब टैलेंट है या नहीं है ये बखूबी जान रहा है, लेकिन ये उन लोगों से बचने का काम हमेशा करते थे कि कैसे उन कमेंट से बचा जाए। और अपना दोस्त किस पे मरता था ये, सुब्बू पर, कि बट फेल टू अचीव एंड फाइनली ब्लेम सुब्बू, वो अंततः सुब्बू को ही ब्लेम करता है, आरोपित करता है। नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर रहने के कारण है वो क्रिएटिव है, हीरो है, ऑनेस्ट है, एनर्जेटिक है, अपने रोल को बखूबी हीरो से भी बेटर करने का काम कर रहा है। इसलिए सुब्बू इस स्टोरी का चीफ कैरेक्टर यदि बोले तो वो कम नहीं होगा। क्वेश्चन यदि आएगा तो फिर सुब्बू के सामने सारा फीका हो जाएगा, ठीक है, फिर सुब्बू मारेंगे। अब देखिए क्या होता है कि स्टोरी डिपार्टमेंट, जब पिक्चर बनता है ना तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए कि एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी है, उस डिपार्टमेंट में भी कोई हेड होगा। अब कौन हेड है, यहाँ पर देखिए कि लॉयर है,
स्टोरी डिपार्टमेंट में कानूनी सलाहकार भी यहाँ पर नियुक्त किया गया। कानूनी सलाहकार खासकर एक वकील ही होता है। तो यहाँ पर एक लॉयर है, वो जज करता है सभी को, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो सिंगर हो। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगर, खास करके उभरती हुई अभी यंग जनरेशन की सिंगर आई है, वो गाई भी, उसका गाना रिकॉर्ड भी हो गया। लेकिन जब डायरेक्टर सुनने के लिए उसका गाना को प्ले करने के लिए बोला, तो लॉयर क्या करता है, उसका गाना को उल्टा प्ले कर देता है, रिवर्स में प्ले करता है। अब बताइए कि वो गाई सही है, रिकॉर्डिंग भी सही हुआ, लेकिन प्ले उल्टा किया जा रहा है। इस वजह से उसका गाना खराब हुआ और उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही उस एक्ट्रेस को बर्बाद कर दिया। किसने? किसकी गलती के कारण? लॉयर की गलती के कारण। जो लॉ एडवाइजर है लॉयर, उसकी एक गलती, छोटी सी मिस्टेक उस उभरती हुई कलाकार, एक्ट्रेस आप कह सकते हैं, उसकी भविष्य को, उसकी कैरियर को बर्बाद कर दिया। अब देखिए कि जेमिनी स्टूडियो वेलकम करता है। उसी जेमिनी स्टूडियो में अक्सर बाहर से भी ड्रामा होते रहते थे। 2 ड्रामा प्ले किया जाता है। प्ले करने वाले कौन थे? ग्रुप MRA ग्रुप था। उसको स्वागत किया गया कि मॉरल रीआर्मेंट आर्मी, वो आया था जेमिनी स्टूडियो में, उन लोगों को प्ले करने के लिए दिया गया। उनमें से एक तमिल प्ले था। ठीक है, जब प्ले किया गया तब तो लगा कि ये ड्रामा है, लेकिन वो खत्म हो गया तब पता चला ये ड्रामा नहीं था, ये एक कम्युनिज्म रिवॉल्यूशन था, ये एक तरह से आंदोलन था। उसी को ये लोग कर रहे थे। साउथ में ऐसे भी कम्युनिज्म का बहुत ही ज़्यादा जोर है, खासकर केरला वगैरह में हम लोग देखें तो वहाँ पर खास करके ये कम्युनिज्म था, जिसको ये ड्रामा समझ बैठे थे राइटर अशोका मित्रन। सोच 2 ड्रामा, 2 ड्रामा दिखाया गया, तमिल ड्रामा, बट इट वाज नॉट अ ड्रामा, वो कोई ड्रामा नहीं था। क्या था? वाइल अ कम्युनिज्म रिवॉल्यूशन, वो एक कम्युनिज्म का रिवॉल्यूशन था, क्रांति था। चलिए स्टोरी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राइटर टेल्स अबाउट काइंड एंड टैलेंटेड सुब्बू। अब देखिए अशोका मित्रन यहाँ बात करता है काइंड हार्टेड सुब्बू के बारे में, जो टैलेंटेड है, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, मोस्ट टैलेंटेड एक्टर आप कह सकते हैं, नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 का ओहदा रखने वाला टैलेंटेड सुब्बू। ऑल ऑफिस बॉय फील्स जेलियस। अब जितने भी ऑफिस के लड़के हैं वो उनसे जेलियस महसूस करते हैं, जलनशील का भावना रखते हैं। ऑब्वियसली जो होता है, जिसमें टैलेंट रहता है, जो काम करता है, उससे लोग थोड़ा से जलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुब्बू से भी जल रहा है और साथ ही साथ अब देखिए जब ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली जो हेड है उसके क्लोज रहेगा। तो ये उसके क्लोज रहते थे, SS वासन के क्लोज रहते थे, राइटर के क्लोज एक तरह से आप कह सकते हैं रहते थे। तो अब इसको शराब भी देने लगा। जैसे अभी ऑफिस बॉय का बात कर लें, प्यून का बात कर ले, तो वो तो एक तरह से डायरेक्ट इस पे ब्लेम कर दिया। तो वैसा व्यक्ति इसको तो कर्ज ही करेगा ना, तो कर्ज करने लगा लोग। उसी के ऑफिस के कलीग्स इसको कर्ज, शराब देने लगा। अब शराब अच्छा तो देगा नहीं, आप समझ ही सकते हैं कि मेरा करियर आगे उड़ान ना भर के अपना करियर भर रहा है। वो सोचता था, चापलूसी करता था, एक तरह से मॉन्ग्रेल टाइप का पर्सन। लेकिन जो भी है वो क्रिएटिव था, टैलेंटेड था। सुब्बू इस तरह के व्यक्ति थे। आगे देखिए कि इंग्लिश पोएट्स विजिटेड। अब एक बार की बात है, उसी जेमिनी स्टूडियो में ब्रिटिश एक पोएट आते हैं, विजिट करते हैं। वहाँ पर एक स्पीच का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है स्टूडियो के हेड के द्वारा, SS वासन के द्वारा। हो सकता है वो उनका मित्र है, अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जो ब्रिटिश पोएट आए हुए हैं जेमिनी स्टूडियो, वो उनके मित्र हैं, किसी तरह के संबंध में से हैं। तो अब किस तरह का है ये लास्ट में पता चलेगा। वो आते हैं स्पीच के लिए, वो स्पीच भी देते हैं। पोएट्स विजिटेड जेमिनी स्टूडियो आ करके, अब जब उसकी स्पीच की बारी आती है, वो अपना स्पीच देते हैं। स्पीच उसका टोटली बेस्ड था कम्युनिज्म पर। एक तरह से सोशल इनइक्वालिटी जो चल रहा था उस पर बेस्ड वो रखने की कोशिश किया है। साथ ही साथ अपना जो स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसी पर वो बेस्ड रखा। अब उसके स्पीच से यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी को इसका उद्देश्य क्लियर नहीं होता है कि आखिर व्हाट इज द एम क्या है इनका आने का, किसी को क्लियर पता नहीं चला। तो सब एक तरह से सीक्रेसी ही समझता है। रहस्य जो बना हुआ है वो अभी भी बना हुआ है कि इन स्टूडियो अशोका मित्रन कट्स न्यूज़पेपर। और उसी स्टूडियो में अशोका मित्रन अभी किस तरह का काम कर रहा है? पेपर कटिंग, कलेक्ट करने का, फाइल में रखने का, इस तरह का काम वो कर रहे हैं। पेस्टिंग का, एंड पुट इन अ फाइल, एक फाइल में रख रहा है ये सारी चीज़ें करके। फिर देखिए क्या होता है। अब ब्रिटिश जो पोएट आए थे वो तो वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद वो एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी का ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। इनमें से यहाँ के जो राइटर हैं ये भी पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचते हैं।
अब देखिए सोचते हैं तो पता चलता है कि वो कौन है, जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो कौन है, उसके बारे में पता करता है। तो पता करता है तो वो एक एडिटर हैं, किसका, इनकाउंटर मैगजीन का। वहां से निकलता है ब्रिटेन से, इनकाउंटर मैगजीन के एडिटर है और उसका नाम कौन है, स्टीफन स्पेंडर। मीन्स ये वही व्यक्ति है जो व्यक्ति जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने के लिए आया था, अपना स्पीच रखा था। और ये बातें आज क्लियर होती है, उस समय क्लियर नहीं हो पाया था। और ये पता चलता है कि ये व्यक्ति एस.एस. वासन के किसी तरह के संबंधी में से आते हैं, रिलेशन में से आते हैं। रिलेशन मीन्स ऐसे ही संबंध, दोस्त यारी की बात हम लोग कर लेते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन, और वही एक शॉर्ट स्टोरी का कंपटीशन करवा रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट, अब देखिए राइटर का खासकर एज हो जाता है, धीरे धीरे ये रिटायरमेंट कर जाते हैं। रिटायरमेंट करने के बाद ये एक बुक लिखते हैं, ठीक है। बुक में ये 6 ऐसे कलेक्ट करते हैं और 6 ऐसे लिखने वाले डिफरेंट राइटर हैं। प्रत्येक ऐसे को अलग अलग राइटर ने लिखा है कि राइटर अशोका रॉट अ बुक टाइटल द गॉड दैट फेल्ड। अब उनको एक टाइटल का नाम दिया गया, जो बुक उन्होंने लिखा 6 ऐसे का, वो टाइटल क्या है, द गॉड दैट फेल्ड। ये उसका ऐसे है। 6 एसेज, टोटल कितने एसेज, 6 एसेज हैं। अब डिफरेंट राइटर्स, अलग अलग राइटर्स का, एंड 1 ऐसे फ्रॉम स्टीफन स्पेंडर। अब उन 6 में से एक ऐसे जो है वो किसका है, स्टीफन स्पेंडर का है। जो ब्रिटिश पोएट हैं उनका है स्टीफन स्पेंडर का। परहैप्स सम रिलेशन। अब यहाँ पर ये पता चलता है ना, अब सोचिए कि इन 6 में से एक ऐसे उनका भी है, पब्लिश हो रहा है, ये इंसिडेंटली पब्लिश हुआ है। अब समझने की बात है, यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि शायद जेमिनी स्टूडियो का जो हेड है, उन हेड का एस.एस. वासन के साथ कुछ रिलेशन है, ब्रिटिश पोएट के साथ में। एस.एस. वासन एंड कम्युनिज्म एटीट्यूड, और इनका एटीट्यूड भी किस तरह का था, कम्युनिज्म के साथ ही था। थोड़ा सा आप सोशल इनइक्वालिटी के बारे में ये स्ट्रगल किए हैं, उस पॉइंट पर अपना स्पीच में भी रखे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका ये समरी क्लियर होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हालांकि देखिए ये चीज आप याद रखेंगे, 1952 से लेकर के 1964 तक ये काम किए थे और 14 ईयर्स 14 साल टोटल था जेमिनी स्टूडियो में। एक क्वेश्चन पुट अप किए हैं कि हु वाज द इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट कौन था, स्टीफन स्पेंसर विजिटेड टू द स्टूडियो। अब विजिटेड टू द स्टूडियो, किस स्टूडियो में, जेमिनी स्टूडियो में। आप सवाल का जवाब दे सकते हैं कि द इंग्लिश पोएट वाज Stephen Spender and visited to the Gemini studio. He was also the editor of Encounter magazine. You can also write these types of answer. आप लिख सकते हैं, इस तरह के आंसर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यूज, यदि आप स्टोरी को साइलेंटली, मेरी स्टोरी को आप वर्ड बाय वर्ड सुने हैं, या फिर आप फिर से 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप सुन सकते हैं, तो आपका एक भी एमसीक्यूज मिस नहीं होगा। तो चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल एक लाइक, एक कमेंट बनता है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।